हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो जैसे कि आप सभी को पता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे कि CUET एग्ज़ाम के थ्रू भी आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। सो एज वेल आप BHU रेट दे के भी BHU में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। सो BHU रेट होने के जो टेंटेटिव डेट्स है वो अक्टूबर मंथ के है। दैट्स टेंटेटिवली आपकी जो BHU रेट एग्ज़ाम होगी वो अक्टूबर के मंथ में होगी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन गिवन बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो आप सभी स्टूडेंट्स अभी से ही तैयारियां शुरू कीजिए ताकि आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाए इन BHU रेट। सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए मैंने शुरू से ही लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने पहले भी PYQs देखे थे ऑफ 2021 ईयर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ BHU रेट। एंड इस सेशन में भी हम आगे के 2021 साल के PYQs देखेंगे ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिनको सॉल्व करने के बाद आपके जो डाउट्स है इन टॉपिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट एज वेल यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको BHU रेट में रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूछे जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, BHU रेट एग्जाम में जो पहला सेक्शन है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए रहेगा, जिसमें आपको 50% MCQs पूछे जाएंगे फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% MCQs आपको कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने ही है, तभी आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सो दैट्स वाई आप सभी के प्रिपरेशन के लिए एंड रेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई करने के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं एंड उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम। इसमें आपको सॉल्व PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप PYQs को रेफर कर सकते हैं, आप PYQs को सॉल्व कर सकते हैं, PYQs को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देख सकते हैं एंड विद द डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, दैट्स वाई ये PDF बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड एज वेल काफ़ी सारे PYQs आपको रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, सो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एंड दिस ईयर ऑल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ MCQs फ्रॉम दिस PDFs ओनली। ओके, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन PDF है एंड PYQs PDF एंड वोल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बिकॉज इनके ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स इज नथिंग बट अ गुड रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से आप सारे स्टूडेंट्स रेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, now let us begin. Now the question 1 is, a researcher has administered some drug for management of diabetes for 4 weeks in a group and measured pre and post data for blood glucose level. Which statistical tool will be used to analyze data? Okay, अब यहाँ पे आपको पूछा है कि रिसर्चर ने कुछ ड्रग एडमिनिस्टर किए थे ताकि वो डायबिटीज़ को मैनेज कर सके फॉर 4 weeks इन अ ग्रुप, एंड उसने प्री एंड पोस्ट डेटा को मेजर किया था टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द इंडिविजुअल्स इन दैट ग्रुप। सो इस प्रकार के रिसर्च के लिए वो इनमें से कौन से स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करेगा टू एनालाइज द डेटा? ओके, पेयर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स पेयर टी टेस्ट जो है ये बेसिकली मीन्स को कंपेयर करता है। सो किस प्रकार के मीन्स को ये कंपेयर करता है? सो इट कंपेयर मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स।
ओके, दो रिलेटेड ग्रुप्स को ये कंपेयर करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप ऑफ पीपल बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन। ओके, सम ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हमने बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन दिया है, ऐसे ग्रुप के मीन्स को ये कंपेयर करता है। सो इट कैन टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन टू टाइम पॉइंट्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करना है, बट वो भी प्री एंड पोस्ट डेटा को मेजर करना है। सो यानी कि यहाँ पे दो टाइम पीरियड का जो डेटा है उसे मेजर करना है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि इस मेथड में आप पेयर टी टेस्ट को यूज कर सकते हैं, ओके, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन टू टाइम पॉइंट्स, यानी कि प्री एंड पोस्ट टाइम पॉइंट्स। ओके, दैट्स हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, paired t-test. Now let us see what about independent t-test. So it can be used to compare means of two unrelated groups. दो unrelated groups को compare करने के लिए ओके, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ और पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, बट यहाँ पे तो एक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नाउ व्हाट अबाउट अनोवा? अनोवा इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इट कैन कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। जैसे कि देखो, डिफरेंट डोसेस ऑफ ड्रग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स। ओके, सो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज नथिंग बट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके, एंड बाकी के ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। एंड काई स्क्वायर टेस्ट कैन टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, जैसे कि जेंडर एंड स्मोकिंग स्टेटस और आई कलर एंड हेयर कलर। ओके, सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दैट्स हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी वन, दैट इज पेयर टी टेस्ट। Which of the following is a qualitative variable? Now इनमें से कौन सा qualitative variable है? Color of hair, body weight, body height, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 के साथ बहुत रिलेट करता है। जैसे कि देखो, क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते हैं एंड न्यूमेरिकली हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। ओके, सो इफ यू सी द प्रीवियस एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, सो इसमें हमने देखा था कि काई स्क्वायर टेस्ट कैन टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, जिसमें हमने दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि जेंडर एंड स्मोकिंग स्टेटस क्या है, आई कलर एंड हेयर कलर क्या है, वैसे। सो इफ यू सी हियर ऑप्शंस, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर ये एक कैटेगरिकल वेरिएबल है। कैटेगरिकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं, हम इसे न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, एंड ऐसे वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाता है। दैट्स हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, वन, दैट इज कलर ऑफ हेयर। बॉडी वेट, बॉडी हाइट, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तीनों भी वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं न्यूमेरिकली, राइट। सो दिस कांट बी qualitative variable, basically these are quantitative variables. So accordingly अब आप ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड कभी भी जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे देन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, दोज आर रिलेटेड विथ ईच अदर। किसी के ऑप्शन में किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, ओके, किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर होता है, लाइक दैट। सो यू नीड टू वेरी डिटर्मिन जब भी आप रेट एग्जाम दोगे। ओके, बीएचएल रेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप सेक्शन 2 में भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं। जैसे कि देखो, रिसर्च सब्जेक्ट यानी कि ओके पेपर 2। सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं बाय डूइंग वेरी वेल प्रिपरेशन। यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे ये सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए। पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को रेट एग्जाम को तो क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा ही, बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी मदद करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं, राइट, एंड जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। ओके, A researcher should consider which of the following to prepare good research proposal. So यहाँ पे आपको 4 statements दिए हैं. So इनमें से कौन से statements को researcher को consider करना चाहिए जब वो good research proposal prepare करता है? Research question should be novel. Research protocol should be ethical and relevant. Research question should be interesting and feasible. Researcher should consider only his or her own interest and benefit. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये होता है कि एक रिसर्च प्लान जो होता है आपका, वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिखाना पड़ता है ताकि वो आपको फंडिंग कर सके फॉर योर रिसर्च। ओके, सो रिसर्च प्रपोजल जब भी आप प्रिपेयर करते हो देन उसमें आपको सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वेदर योर रिसर्च क्वेश्चन इज़ न्यू एंड यूनिक, जिसका मतलब ये होता है कि इट शुड बी नॉवल। हमेशा कोई भी रिसर्च क्वेश्चन ये यूनिक होना चाहिए, इट शुड बी न्यू ऑलवेज। अगर कोई भी रिसर्च क्वेश्चन ये रिपीटेटिव होता है देन इसका मतलब ये होता है कि यू हैव प्लेजराइज्ड इट, ओके, आपने कॉपी किया है, सो दिस वोंट बी गेट एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई दिस शुड बी यूनिक एंड न्यू। रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी एथिकल रिलेवेंट, येस, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो एथिकल है एंड वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेवेंट है या नहीं। ओके, एज वेल रिसर्च क्वेश्चन ये हमेशा इंटरेस्टिंग एंड फिजिबल होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो शुड कंसिडर। दैट्स वाई ये तीनों भी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो आपको कंसिडर करने हैं जब भी आप गुड रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करोगे। रिसर्चर को ये कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है कि उसका ओन इंटरेस्ट क्या है एंड बेनिफिट क्या है सिर्फ, ओके, उसको ये भी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। Okay, and if you see all of these options then your correct option should be option 4 because A, B and C ये तीनों statements correct है। Why reviewing the existing literature is needed? Existing literature को review करना ज़रूरी क्यों है? It does not provide references, it does not provide required word count to find out what is already known about area of interest to help in non-related disciplines. ओके, सो स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग लिटरेचर को हमें रिव्यू करना ज़रूरी है बिकॉज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस टॉपिक के ऊपर अब हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ओके, उसमें पहले भी किसने रिसर्च किया था, उसमें क्या नॉलेज था, उसकी इंफॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। दैट्स वाई एग्जिस्टिंग लिटरेचर को जब भी हम रिव्यू करते हैं देन हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट the topic of interest. Okay, that's why here your correct option should be option 3. Okay, which one is called non probability sampling? यहाँ पे आपको 4 options दिए हैं एंड इनमें से कौन सा non probability sampling है? कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वो है कोटा सैम्पलिंग। ओके, बिकॉज क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये तीनों भी क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि आप टारगेट पॉपुलेशन में से जब भी सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो देन आप वो रैंडमली सिलेक्ट करते हो, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हो, आप खुद उसे सिलेक्ट करते हो बाय द बायसेस। ओके, एंड कोटा सैम्पलिंग में बेसिकली यही होता है। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। रैंडम एरर कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड बाय, रैंडम एरर ये हम इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब रैंडम एरर अगर रिसर्च में आती है देन उसे हम इफेक्टिवली कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय यूजिंग एडिक्वेट सैंपल साइज, बाय रैंडमाइजेशन,
बाय ब्लाइंडिंग, बाय रिप्रेजेंटेटिवनेस। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो रैंडम एरर है ये काफ़ी बार रिसर्च में आती है एंड इसके आने का जो रीज़न है वो यही है कि दिस ऑकर्स बिकॉज नेचुरल वेरिएबिलिटी इन मेजरमेंट प्रोसेस में नेचुरल वेरिएबिलिटी आने की वजह से रैंडम एरर आती है एंड रैंडम एरर ये इफेक्टिवली एडिक्वेट सैम्पल साइज से हैंडल हो सकती है बिकॉज रैंडम एरर टेंड्स टू कैंसल आउट when you average measurements from large number of observation. Okay, so जितने ही आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड दैट्स वाई आपको एवरेज मेजरमेंट्स मिलते हैं, सो उनकी वजह से रैंडम एरर कैंसिल आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड वो होते हैं बेसिकली एंड दैट्स वाई जितनी सैम्पल साइज ज़्यादा होती है ओके उतना ही रैंडम एरर कम होता है एंड इट मोर लाइकली इट इज़ दैट कि सैम्पल मीन जो है इट विल बी क्लोज टू द ट्रू पॉपुलेशन मीन। सो ट्रू पॉपुलेशन मीन के साथ सैम्पल मीन बहुत क्लोज होता है एंड उसकी वजह से रैंडम एरर कम होती है। रैंडम एरर अगर आपको कैलकुलेट करना है देन इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन एंड दैट्स व्हाई सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है वो आपको जितना कम मिलता है उतनी ही रैंडम एरर कम होती है। ओके, सो इफ यू सी ऑल दीज ऑप्शंस जैसे कि रैंडमाइजेशन है, ब्लाइंडिंग है, देखो रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग ये दोनों भी अगर हम करते हैं देन ड्यू टू दैट आप रैंडम एरर इफेक्टिवली सारे पॉपुलेशन को इक्वली अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये आप देख सकते हैं, बट रैंडम एरर जो है वो आप इफेक्टिवली कम नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग बिकॉज ये दोनों भी आपको मदद करेगा टू मिनिमाइज द बायसेस इन योर रिसर्च रिजल्ट्स। ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ये एक सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज कभी भी आप टारगेट पॉपुलेशन में से सैम्पल को सिलेक्ट करते हो देन दैट सैम्पल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। ओके, उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो टारगेट पॉपुलेशन में होती है, तब भी आपको रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलते हैं। Okay, so that's why here your correct option should be 1, that is adequate sample size. The correct definition of H index is, now H index की correct definition है क्या? Largest number H such that H publications have at least H citations. Lowest number H such that H publications have at least H citations. Total number of citations divided by the total number of publications. Another name of impact factor. So यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है largest number of H such that H publications have at least H citations, ये है correct definition of H index. That's why here your correct option should be this one. Okay, H index का मतलब यही होता है कि okay the value of H such that H publications should have at least H citations. ओके, एंड दैट्स वाई H इंडेक्स ये हमेशा एक ऑथर लेवल मैट्रिक है, सो इसकी मदद से किसी भी ऑथर की जो क्वालिटी है वो आप जान सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, इनमें से कौन सी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल नहीं है? एंड नोट, जोटेरो, मेंडली, स्कोपिस। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड यहाँ पे जो 4th ऑप्शन है दैट इज स्कोपिस, ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल नहीं है बिकॉज स्कोपिस ये एक अब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है दैट कवर्स वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स एंड सोर्सेस। सो स्कोपिस ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है जिसमें आपको काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स के अब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन को लेकर डेटाबेसेस मिलेंगे एंड एज वेल काफ़ी सारे सोर्सेस आपको मिलेंगे यहाँ पे फॉर लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स। ओके, एंड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से आप साइटेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, एंड साइटेशंस आप इसमें रख सकते हो। सो एंड नोट, जोटेरो एंड मेंडली ये तीनों भी क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है। एंड एंड नोट ये एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जोटेरो ये एक सॉफ्टवेयर है और यू कैन से एप्लीकेशन है जिसे आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। एंड मेनली भी एक वेब सॉफ्टवेयर है।
Okay, that's why here your correct option should be 4, that is Scopus. मीन मेडियन एंड मोड आर, मीन मेडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग मेथड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स मीन मेडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. एंड ये हमने कई बार देखा है, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट? 2. ओके, what is the appropriate measure of dispersion to report when median is reported as the measure of central tendency for a given set of data? Okay, so इनमें से कौन सा measure of dispersion बहुत appropriate है? when median is reported as the measure of central tendency for a given set of data. So whether it is standard deviation, whether it is interquartile range, whether it is variance, whether it is coefficient of variance. Okay, so students, median is more relevant with interquartile range. Okay, because interquartile range ये हम basically median के ऊपर ही measure करते हैं. बट interquartile range ये एक measure of dispersion है जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि पूरा data set कैसे distribute हुआ है. Okay, and that's why here your correct option should be 2, that is interquartile range. Okay, because interquartile range is nothing but the difference between third quartile and first quartile of data set, and it measures the spread of middle 50% of the data. So interquartile range आपको ये बताएगा कि जो middle 50% of the data है वो कैसे spread out हुआ है. Okay, fine. And that's why when median is reported as the measure of central tendency for a given set of data, then उसमें जो measure of dispersion होता है वो basically interquartile range को ही हम ज़्यादातर use करते हैं. Standard deviation and variance ये जो दो है, these are also measures of dispersion, but these are based upon what? mean. ये दोनों भी mean के ऊपर depend रहते हैं. एंड एज वेल जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है डेटा सेट की, उनकी वजह से इनकी वैल्यूज क्या होती है? चेंज होती है. Okay, and if you see coefficient of variance, then coefficient of variance जो है, this is nothing but the ratio of standard deviation to mean. Okay, standard deviation to mean का ये ratio है, and it is also sensitive to the extreme values of the data set, and ये meaningful नहीं होता है जब mean की value 0 होती है या फिर 0 के आसपास होती है. and that's why देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर इंटरक्वार्टाइल रेंज है. एंड अगर आपका जो डेटा है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है एंड उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती है, देन इन दैट सिचुएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये तीनों भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अप्रोप्रिएट है. But when there is median and it is the measure of central tendency, then in that case interquartile range is the appropriate measure of dispersion. Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. But if you have any doubts, you can ask me in the comment box. मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी. Okay.